क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रात के सुनसान हाईवे पर आप किसी अजनबी की मदद कर दें तो वही फैसला आपकी पूरी जिंदगी को एक डरावना मोड़ दे सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई कहानी आपको सुनते सुनते इतना जकड़ ले कि आप सांस लेना तक भूल जाएं? नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वह सच्चाई सुनाने जा रहा हूं जिसे याद करते ही आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि वह डर है जिसे मैंने जिया है, सहा है और आज भी अपने भीतर ढो रहा हूं। इस कहानी में हाईवे की खामोशी है, एक घर का सन्नाटा है और एक ऐसा साया है जो कभी पूरी तरह गया ही नहीं। आप यह कहानी सुनते हुए कई बार खुद से पूछेंगे कि क्या यह सब सच हो सकता है, और यही सवाल आपको आखिर तक बांधे रखेगा। अगर आप सच्ची और दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो डार्क पॉडकास्ट को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रात में डर से आंखें खोलकर सोते हैं। कहानी सुनने के बाद कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया ही हमें और भी डरावनी कहानियां लाने की ताकत देती है। अब बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं मेरी जिंदगी की वह कहानी जो काली घाटी मोड़ से शुरू हुई थी। मेरा नाम रवि वर्मा है। मैं इटावा जिले के शिवपुरा गांव का रहने वाला हूं और पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा हूं। रात की सड़कें, लंबा सफर और अकेलापन मेरे लिए नए नहीं थे। उस दिन भी मैं अंबाला से आगरा की तरफ माल लेकर निकला था। रात गहराती जा रही थी और जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था मेरे भीतर एक अजीब सा खालीपन भरता जा रहा था। सड़क पर हेडलाइट की रोशनी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, बस इंजन की लगातार गूंजती आवाज़ और मेरे भीतर चल रही थकान से भरी सांसें। मुझे याद है उस रात मन कुछ ज्यादा ही बेचैन था, जैसे कोई अनजाना खतरा मेरे आगे आगे चल रहा हो। आधी रात के बाद जब ट्रक काली घाटी मोड़ के पास पहुंचा तो माहौल अचानक बदल गया। हवा में ठंडक नहीं बल्कि भारीपन था। रेडियो कब बंद हो गया मुझे याद नहीं, लेकिन अब केबिन में सिर्फ इंजन की आवाज थी। उस मोड़ पर हमेशा अजीब सन्नाटा रहता था, लेकिन उस रात वह सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क मुझे घूर रही हो। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और खुद को समझाया कि यह सिर्फ थकान है, लेकिन दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी हेडलाइट की रोशनी में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया और मेरी नजर सामने सड़क के किनारे खड़ी उस आकृति पर पड़ी। वह एक औरत थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और झुका हुआ चेहरा। इतनी रात, इतने सुनसान मोड़ पर किसी को खड़ा देखना ही डराने वाला था। मेरे दिमाग ने तुरंत कहा कि ब्रेक मत लगाओ, लेकिन पैर अपने आप पैडल पर चला गया। ट्रक रुकते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, पर चेहरा पूरी तरह रोशनी में नहीं आया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सांस अटक गई हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बोलूं या आगे बढ़ जाऊं। कई सेकंड ऐसे गुजरे जिनमें सिर्फ मेरी धड़कनों की आवाज थी और उसकी चुप्पी। उसने बहुत धीमी आवाज में खुद को काव्या मिश्रा बताया। कहा कि उसका सामान चोरी हो गया है और उसे आगरा जाना है। उसकी आवाज में घबराहट कम थी, थकान ज्यादा। यह बात मुझे अजीब लगी। ऐसी हालत में कोई भी इंसान डर से कांपता, लेकिन वह जैसे सब कुछ मान चुकी हो। उसकी आंखें मेरी तरफ नहीं बल्कि कहीं दूर अंधेरे में टिकी थीं। मैंने उससे पूछा कि इतनी रात यहां कैसे पहुंची, तो उसने जवाब टाल दिया। उस पल मुझे लगा कि सवाल पूछना ही गलत था, लेकिन मैं फिर भी उसे बैठने का इशारा कर बैठा। मैं जानता था कि हाईवे पर अजनबी को बैठाना समझदारी नहीं है। कई कहानियां सुनी थीं, कई हादसे देखे थे, लेकिन उस रात इंसानियत ने मेरे डर को दबा दिया। मैंने खुद से कहा कि अगर मैं उसे यहां छोड़कर चला गया और उसके साथ कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वह ट्रक में बैठी और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ मुझे ऐसा लगा मानो केबिन का तापमान अचानक बदल गया हो। एक ठंडी सी लहर मेरी गर्दन से होती हुई रीढ़ तक उतर गई। मैंने शीशे में पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। कुछ दूर चलने के बाद हमने शिव ढाबा देखा। मैंने सोचा कि चाय पी लूं, शायद थकान कम हो जाए। ढाबे की पीली रोशनी उस अंधेरे में किसी टापू जैसी लग रही थी। हम दोनों नीचे उतरे। काव्या ने बिना कुछ कहे खाना मंगवाया।
जब खाना आया और उसने खाना शुरू किया तो मेरे भीतर अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वह खाने को निगल रही थी, जैसे स्वाद नहीं, सिर्फ जरूरत हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मैं उसे देखता रहा और मन ही मन खुद को समझाता रहा कि शायद वह बहुत भूखी है। ढाबे के मालिक रमेश की नजर बार बार काव्या पर जा रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जब काव्या हाथ धोने के बहाने उठी, रमेश मुझे एक तरफ ले गया और बहुत धीमी आवाज में बोला कि इसे जल्दी यहां से ले जाओ। उसने कुछ और कहना चाहा, लेकिन जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। मैं उससे सवाल पूछने ही वाला था कि काव्या वापस आ गई। रमेश तुरंत पीछे हट गया और उसकी हालत देखकर मेरे अंदर का डर और गहरा हो गया। हम फिर से ट्रक में बैठे और सफर शुरू हुआ। सड़क अब और ज्यादा सुनसान लग रही थी। काव्या चुप थी, बहुत चुप। न कोई सवाल, न कोई बात। मुझे लगा जैसे कोई साया मेरे पीछे बैठा हो। उसकी मौजूदगी का एहसास मेरी सांसों को भारी कर रहा था। कई बार ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है, लेकिन जब शीशे में देखता तो सिर्फ अंधेरा दिखाई देता। मैं खुद को थकान का बहाना देकर आगे बढ़ता रहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। हर कुछ मिनट में कोई न कोई अजीब एहसास होता। कभी लगता कि ट्रक में कोई और भी है, कभी लगता कि सड़क खत्म ही नहीं हो रही। काव्या की सांसों की आवाज भी कभी कभी बहुत पास महसूस होती, जबकि वह पीछे बैठी थी। उस रात समय जैसे रुक गया था। हर किलोमीटर एक बोझ बनता जा रहा था। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि आगरा पहुंचते ही उसे उतार दूंगा और इस सफर को भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, मुझे लगा कि काली घाटी मोड़ पीछे छूटने के बाद भी मेरा पीछा कर रहा है। सड़क वहीं थी, लेकिन एहसास बदल चुका था। मुझे बार बार यह ख्याल आ रहा था कि अगर मैंने उस मोड़ पर ब्रेक न लगाया होता तो शायद मेरी जिंदगी आज कुछ और होती। उस रात की हवा, उस औरत की चुप्पी और ढाबे वाले की डरी हुई आंखें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। मैं नहीं जानता था कि यह सफर सिर्फ आगरा तक का नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा तक पहुंचने वाला है। ट्रक की हेडलाइट के आगे फैलता अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वह किसी जीवित चीज की तरह महसूस हो रहा था। हर मोड़ पर मुझे लगता कि कुछ सामने आ जाएगा। काव्या अब भी शांत थी, लेकिन उसकी चुप्पी मेरे कानों में चीख बन चुकी थी। मैं चाहकर भी उससे बात नहीं कर पा रहा था। शब्द गले में फंस जाते थे। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ गलत होना शुरू हो चुका है और मैं उस गलती से निकल नहीं सकता। जब मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हों। एक पल के लिए मुझे लगा कि वह मुस्कुरा रही है, लेकिन अगले ही पल सब सामान्य दिखने लगा। मैंने खुद को डांटा और गाड़ी पर ध्यान लगाया। मुझे नहीं पता था कि यह मुस्कान मेरी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है। उस रात काली घाटी मोड़ पर मैंने सिर्फ एक इंसान को नहीं बैठाया था, बल्कि अपने साथ एक ऐसा साया ले आया था जो अब कभी मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं था। शिवपुरा गांव पहुंचना मेरे लिए हमेशा सुकून का मतलब रहा था, लेकिन उस दिन जैसे ही मैं काव्या के साथ वर्मा निवास के आंगन में दाखिल हुआ, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा रुकी हुई थी, जैसे सांस लेना भूल गई हो। मां शांति वर्मा ने काव्या को देखा, मुस्कुराई जरूर, पर उस मुस्कान में अपनापन नहीं था। पिता हरिनाथ वर्मा ने बस सिर हिलाया और चुपचाप अंदर चले गए। घर जो कभी बातों और हंसी से गूंजता था, अचानक खाली खाली लगने लगा। मैंने इसे शादी की थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया, पर मन के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी घर कर गई थी जो बिना वजह नहीं लग रही थी। शादी बहुत जल्दबाजी में हुई। गांव वालों ने सवाल किए, लेकिन मैंने हर सवाल को किस्मत कहकर टाल दिया। मुझे लगा था कि अकेलेपन के बाद अब जिंदगी मुझे सहारा दे रही है। काव्या शांत रहती थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक अजीब दबाव था। रात को जब हम एक ही कमरे में लेटे तो उसकी सांसें मुझे बहुत पास महसूस होती, जैसे वह मेरे भीतर उतर रही हों। मैं आंखें बंद करता, पर नींद नहीं आती। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, जो धीरे धीरे रोने में बदल जाती। उस पहली ही रात मुझे लगा कि यह घर मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। अगले कुछ दिनों में घर का रंग पूरी तरह बदल गया। काव्या ने रसोई अपने हाथ में ले ली।
माँ को जैसे अचानक सुकून मिल गया हो। उसके हाथ का खाना अजीब था, स्वाद अच्छा था, लेकिन खाते ही भूख और बढ़ जाती। पिता, जो हमेशा थोड़ा खाते थे, अब थाली भर भर कर खाते और फिर भी और मांगते। माँ भी बिना कुछ बोले खाती रहती। मैं जब उन्हें रोकने की कोशिश करता तो वे मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई गैर हूं। उस खाने में कुछ था जो पेट से ज्यादा दिमाग को भर रहा था। मैं खुद भी कई बार चाहकर भी मना नहीं कर पाया। घर में पूजा पाठ जैसे अचानक बेमतलब हो गया। पीपल के नीचे जलने वाला दीपक बुझा रहता। माँ, जो कभी बिना पूजा के पानी तक नहीं पीती थी, अब कहती कि भगवान दिल में होते हैं, दिए में नहीं। ये बात मुझे भीतर तक हिला देती। मंदिर के कोने में जमी धूल जैसे रोज मोटी होती जा रही थी। मुझे लगता था कि घर की दीवारें भी यह सब देख रही हैं, सुन रही हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही हैं। रात को जब मैं उस मंदिर के पास से गुजरता तो वहां खड़े होने में डर लगता, जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। रातें सबसे ज्यादा डरावनी हो गई थीं। जैसे ही अंधेरा घिरता, घर के बाहर कुत्ते जमा हो जाते और रोने लगते। उनकी आवाज सीधे दिमाग में घुसती। कई बार मैं बाहर निकलकर देखने जाता, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता सब शांत हो जाता। काव्या हर बार कहती कि कुत्ते भूखे होंगे। वह रोटी लेकर बाहर जाती और कुछ देर बाद लौट आती। लौटते वक्त उसके हाथों से अजीब सी गंध आती, जिसे वह पानी से धो लेती। मैं कुछ पूछना चाहता पर शब्द गले में अटक जाते। डर अब सवालों से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। मेरी छोटी बहन पायल सबसे पहले बदली। पहले चुप रहने लगी, फिर जल्दी थकने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि खून बहुत कम है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पायल तो ठीक से खाती थी, फिर ऐसा कैसे? घर लौटकर मैंने माँ से पूछा, पर उन्होंने बस इतना कहा कि लड़की है, कमजोर होती है। उनके लहजे में कोई चिंता नहीं थी। काव्या पायल को बड़े प्यार से देखती, उसके सिर पर हाथ फेरती और पायल उस स्पर्श से सिहर उठती। ये सब देखकर मेरा दिल बैठने लगता। धीरे धीरे मुझे रात में अजीब बदबू महसूस होने लगी, सड़े मांस जैसी, जो सांस के साथ भीतर चली जाती। मैं उठकर देखता, रसोई, आंगन, हर कोना देखता, पर कुछ नहीं मिलता। जब मैंने यह बात काव्या से कही तो वह मुस्कुराई और बोली कि मैं ज्यादा सोचता हूं। माँ और पिता ने भी यही कहा। उन्होंने मुझे वहमी कहना शुरू कर दिया। यह सुनकर मुझे लगा जैसे मैं इस घर में अकेला पड़ गया हूं। सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। एक रात मैं अचानक नींद से जाग गया। लगा जैसे कोई कमरे में खड़ा है। आंखें खुली पर कुछ नहीं दिखा। तभी मुझे काव्या की जगह खाली मिली। बाहर से कुत्तों की धीमी आवाज आ रही थी। मैं दबे पांव बाहर निकला। रसोई की तरफ से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत ध्यान से कुछ कर रहा हो। मैं आगे बढ़ा, पर हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजा खोलूं। तभी आवाज बंद हो गई। काव्या पीछे से आकर बोली कि मैं जाग क्यों गया हूं। उसकी आवाज में उस रात कुछ ऐसा था जिसने मेरी रीढ़ में ठंडक उतार दी। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही घर बदल जाता। पिता अब मुझसे आंख मिलाकर बात नहीं करते थे। माँ का चेहरा भावहीन हो गया था। वे घंटों एक ही जगह बैठी रहती। काव्या घर में ऐसे घूमती जैसे सब कुछ उसका हो। कई बार मुझे लगता कि वह मुझे देख रही है, पर जब मुड़ता तो वह किसी और दिशा में होती। यह खेल मेरे दिमाग से खेलने लगा। मैं खुद पर शक करने लगा। क्या मैं सच में वहमी हो रहा हूं या सच मुझसे छुपाया जा रहा है? पायल की हालत और बिगड़ती गई। वह रात में चौंक कर उठ जाती और कहती कि कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है। मैंने उसे अपने पास सुलाया, लेकिन काव्या ने कहा कि उसे आदत पड़ जाएगी। उस रात मैंने पहली बार काव्या की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो इंसानी नहीं था। एक पल के लिए उसकी पुतलियां फैल गईं और फिर सब सामान्य हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा मन चीख रहा था। मैं समझ चुका था कि यह घर अब घर नहीं रहा। अब मुझे साफ महसूस होने लगा था कि इस घर में कोई अदृश्य डोर है जिसने सबको बांध रखा है। माँ, पिता, पायल सब उस डोर से बंधे थे। सिर्फ मैं ही बाहर था, शायद इसलिए कि मैं अक्सर ट्रक लेकर बाहर रहता था। यह एहसास मुझे डराने के साथ साथ गुस्सा भी दे रहा था। मैं इस चुप्पी को तोड़ना चाहता था, लेकिन नहीं जानता था कैसे।
हर रात मैं छत की ओर देखता और सोचता कि काली घाटी मोड़ पर अगर मैंने ब्रेक न लगाया होता तो क्या यह सब होता। घर की दीवारें अब मुझे भारी लगने लगी थीं, जैसे वे हर रात और पास खिसक आती हों। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। काव्या की मौजूदगी अब सुकून नहीं, खतरा लगने लगी थी। फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। डर ने मुझे जकड़ लिया था। मैं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। शिवपुरा गांव में फैलता यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत था, और वह तूफान अब बहुत करीब था। उस रात नींद जैसे मुझसे रूठ गई थी। आधी रात के आसपास मेरी आंख अचानक खुली, बिना किसी आवाज के, बिना किसी सपने के। कमरे में अजीब सी घुटन थी, जैसे हवा भारी हो गई हो। मैंने करवट बदली तो महसूस हुआ कि काव्या बिस्तर पर नहीं थी। पहले तो मैंने सोचा वह पानी पीने गई होगी, लेकिन दिल में एक अजीब सी आशंका उठी। बाहर से कुत्तों के रोने की बहुत धीमी आवाज आ रही थी, इतनी धीमी कि कान लगाकर सुनना पड़े। मैं धीरे धीरे उठा। पैर जमीन पर रखते ही ठंडक सी दौड़ गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। बस रसोई की तरफ से हल्की सी पीली रोशनी फर्श पर बिखर रही थी, जैसे कोई जानबूझकर उसे छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैं बिना आवाज किए रसोई की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैंने रसोई के दरवाजे से झांका, मेरी सांसें अटक गईं। फर्श पर कुछ पड़ा था। पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन अगली ही पल दिमाग सुन्न हो गया। वह किसी जानवर के अवशेष थे, कच्चा मांस, हड्डियां और ताजा खून। उसी के पास काव्या बैठी थी, झुकी हुई, बिल्कुल जानवरों की तरह। वह अपने हाथों से मांस नोच नोच कर खा रही थी। न प्लेट, न चूल्हा, बस फर्श पर बैठी हुई। उसके मुंह के आसपास खून लगा था और उसकी सांसों की आवाज किसी भूखे जानवर जैसी थी। उस पल मेरी टांगें कांपने लगीं। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे जड़ हो गया हो। तभी काव्या ने अचानक सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें, मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता। उनमें कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं, कोई इंसानी भाव नहीं। वे खाली थीं, गहरी और ठंडी, जैसे किसी और ही दुनिया से झांक रही हों। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह मुझे पहचानती ही नहीं। फिर अचानक उसने सिर झुका लिया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मुझे याद नहीं कि मैं कैसे अपने कमरे तक पहुंचा। बस इतना याद है कि पूरी रात मेरी आंखें खुली रहीं और दिल इतनी जोर से धड़कता रहा कि लगा सब सुन लेंगे। सुबह हुई तो सब कुछ सामान्य था। माँ रसोई में थीं, पिता अखबार पढ़ रहे थे और काव्या ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैंने सपना देखा था, लेकिन सपने में इतनी तेज बदबू नहीं आती, इतनी सच्ची दहशत नहीं होती। काव्या ने मुझे चाय दी, उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराईं और उसी पल मुझे वहीं ठंडक फिर महसूस हुई। उसका चेहरा शांत था, बहुत ज्यादा शांत, जैसे रात की कोई बात उसे छू भी न गई हो। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द मुंह से निकले ही नहीं। उस दिन मेरा मन बार बार उसी दृश्य की तरफ लौटता रहा। हर कोना मुझे शक की नजर से देखने पर मजबूर कर रहा था। शाम को जब मैं कमरे में अकेला था, तभी मेरी नजर बिस्तर के नीचे रखे एक कोने पर पड़ी। वहां एक लाल कपड़े की पोटली रखी थी, जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने उसे बाहर निकाला। कपड़ा पुराना था, लेकिन उसमें से अजीब सी गर्माहट आ रही थी। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरे हाथ कांपने लगे। अंदर छोटी छोटी गुड़ियां थीं, काले धागों से बंधी हुई। हर गुड़िया पर किसी न किसी नाम के निशान। उन्हें देखते ही मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। मुझे समझ आ गया कि अब यह सिर्फ वहम नहीं है, यह कुछ ऐसा था जिसे मैं अकेले नहीं समझ सकता था। उसी रात मैं अपने दोस्त मोहन सिंह के पास गया। उसकी आंखों में मेरी हालत देखकर डर आ गया। बिना ज्यादा सवाल किए वह मेरे साथ चल पड़ा। हम दोनों अंधेरी सड़क से होते हुए बूढ़ा पीपल श्मशान की तरफ निकले। रास्ते में हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि चिपचिपी लग रही थी। हर पेड़ की परछाई किसी आकृति जैसी महसूस हो रही थी। श्मशान के पास पहुंचते ही दिल और जोर से धड़कने लगा। हरिदत्त ओझा वहीं रहता था, एक टूटी हुई झोपड़ी में। जैसे ही उसने पोटली देखी, वह पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पोटली को छूने से भी मना कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा कि यह चीज अपने आप किसी घर में नहीं आती, इसे बुलाया जाता है।
उसने बताया कि ऐसी शक्तियां प्रेम, भरोसे और खाने के जरिए घर में घुसती हैं। धीरे धीरे सबको खोखला कर देती हैं, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। उसकी बातें सुनकर मुझे अपनी गलती साफ दिखने लगी। हरिदत्त ने कहा कि मैं इसलिए अब तक बचा हूं क्योंकि मैं अक्सर घर से बाहर रहता हूं। अगर मैं लगातार वहां रहता तो शायद आज मैं भी वैसा ही होता जैसा बाकी लोग हो चुके हैं। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर ठंड दौड़ गई। मुझे पायल का चेहरा याद आया, माँ की खाली आंखें, पिता की चुप्पी, सब कुछ एक साथ जुड़ने लगा। मैं समझ चुका था कि यह सिर्फ एक औरत का मामला नहीं है, बल्कि किसी ऐसी शक्ति का है जो धीरे धीरे मेरे पूरे परिवार को निगल रही है। जब हम वापस लौट रहे थे तो रास्ता पहले से भी ज्यादा लंबा लग रहा था। हर मोड़ पर मुझे लगता कि कोई पीछे चल रहा है। श्मशान से निकलते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा पीपल हवा के बिना भी हिल रहा था। उस रात मैंने तय कर लिया था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने जो देखा उसे भूलना नामुमकिन था। शक अब डर में बदल चुका था और डर अब गुस्से में। मुझे पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो यह साया सब कुछ खत्म कर देगा। घर लौटकर मैंने काव्या को देखा। वह मुझे देखकर मुस्कुराई, वही मुस्कान जो अब मुझे डराती थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। रात फिर आने वाली थी और इस बार मैं तैयार नहीं था, लेकिन जागरूक जरूर था। मेरे भीतर एक अजीब सा सन्नाटा भर गया जो तूफान से पहले की शांति जैसा था। उस रात घर में अजीब बेचैनी थी, जैसे दीवारों के भीतर कुछ सरक रहा हो। माँ अचानक बिना वजह चीखने लगती, फिर अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगती, ऐसी हंसी जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाए। पिता कभी खुद को दीवार से टकराते, कभी जमीन पर बैठकर किसी अनदेखी चीज से बातें करने लगते। उनकी आंखों में मुझे अपने माता पिता नहीं दिखते थे, बल्कि कोई और ही झलकता था। मैं जब उन्हें पकड़कर शांत करने की कोशिश करता तो उनकी ताकत असामान्य हो जाती, जैसे किसी और की शक्ति उनके भीतर उतर आई हो। हर रात यह हिंसा बढ़ती जा रही थी और मैं बेबस होकर बस देख रहा था कि मेरा घर धीरे धीरे किसी और का इलाका बनता जा रहा है। हरिदत्त ओझा की कही बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। डर के बावजूद मैं चुपके चुपके उसके बताए उपाय करने लगा। कभी नींबू, कभी धूप, कभी कुछ मंत्र जो उसने फुसफुसाकर सिखाए थे। मैं एक एक कर माँ और पिता के पास जाता, लेकिन जैसे ही मैं कुछ करता, काव्या की मौजूदगी और भारी हो जाती। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। मुझे लगता था कि काव्या हर पल मुझे देख रही है, हर हरकत पर नजर रखे हुए। मैं समझ गया था कि यह सब उससे छुपा नहीं है, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। अब काव्या की आंखों में पहले जैसी चुप्पी नहीं थी, वहां खुला खतरा था। वह मुझसे बात करते वक्त जानबूझकर बहुत पास आ जाती। उसकी आवाज धीमी लेकिन चुभने वाली होती। कई बार वह कहती कि मैं बेकार की कोशिश कर रहा हूं, कि कुछ चीजें तय हो चुकी होती हैं। उसकी मुस्कान अब नकाब नहीं रही थी, बल्कि चेतावनी बन चुकी थी। उस घर में रहते हुए मुझे हर पल लगता कि मैं किसी शिकारी के साथ बंद पिंजरे में हूं और वह सही समय का इंतजार कर रहा है। उस रात सब कुछ टूट गया। आधी रात के बाद अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में काव्या की हंसी गूंजी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जो सीधे कानों के भीतर उतरकर दिमाग को चीर दे। तभी मैंने उसे देखा। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, दांत असामान्य रूप से लंबे और नुकीले थे, आंखें लाल थीं और उनमें कोई पलक नहीं झपक रही थी। उसकी आवाज भारी और खुरदुरी हो गई थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। उस पल मेरे शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया, सिर्फ डर बचा था। उसने बिना झिझक सब कुछ कबूल कर लिया। शादी, यह घर, यहाँ रहना, यहाँ तक कि उसका गर्भ भी किसी भावनात्मक रिश्ते का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक योजना थी। उसने कहा कि मेरा काम अब पूरा हो चुका है। उसकी बातें सुनते हुए मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कुछ टूट गया हो। मैं समझ गया था कि जिसे मैं प्यार और सहारा समझ रहा था, वह सिर्फ इस्तेमाल था। उस सच्चाई की चोट किसी हथियार से ज्यादा गहरी थी। उस पल मुझे अपनी ही कमजोरी से नफरत होने लगी। इसी बीच पायल की हालत अचानक बिगड़ गई।
वह जमीन पर गिर पड़ी, उसकी सांसें उखड़ने लगीं और उसकी त्वचा पीली पड़ गई। मुझे एक पल में समझ आ गया कि वही असली शिकार थी। काव्या की नजर उस पर थी और उस नजर में भूख थी। मैं चीखा, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन काव्या मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। माँ और पिता अब भी अपनी ही दुनिया में फंसे थे, जैसे उन्हें कुछ दिखाई ही न दे रहा हो। फिर वह संघर्ष शुरू हुआ जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैंने काव्या को रोकने की कोशिश की, उसने मुझे एक झटके में दूर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही मेरी पीठ में तेज दर्द उठा, लेकिन उससे ज्यादा दर्द इस एहसास का था कि मेरा घर अब मेरे हाथ से निकल चुका है। माँ की चीखें, पिता की लड़खड़ाती आवाजें और पायल की बेहोशी, सब कुछ एक साथ मिलकर उस रात को नरक बना रहा था। खून जमीन पर गिरा, दीवारों पर छींटे पड़े और मुझे लगा जैसे यह घर इन सबको अपने भीतर हमेशा के लिए समेट लेगा। उस अंधेरे में दीवारें मुझे देखती हुई महसूस हो रही थीं, जैसे वे हर चीख, हर दर्द को याद कर रही हों। काव्या की हंसी और उसकी आवाज मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। मैं समझ चुका था कि अगर मैं अब भी चुप रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस पल डर ने मेरी जगह गुस्से को दे दी। मैं कांप रहा था, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। या तो मैं सब खो देता या इस साए से आखिरी लड़ाई लड़ता। मैंने उसी रात फैसला किया, चाहे नतीजा कुछ भी हो, मैं अब भागने वाला नहीं था। उस घर में जो कुछ हो रहा था उसका अंत या तो आज होगा या फिर कभी नहीं। मेरे भीतर डर अब हथियार बन चुका था। काव्या मुझे घूर रही थी, जैसे जानती हो कि खेल बदल चुका है। उस रात वर्मा निवास में सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सच था जो बाहर आ चुका था और अब वापस नहीं जा सकता था। उस आखिरी रात गांव में जैसे सब कुछ एक साथ जाग उठा था। हरिदत्त ओझा ने जिन लोगों को बुलाया, वे सब डर और जिज्ञासा के बीच खड़े थे। जंगल की तरफ से आती हवा में धुएं और गीली मिट्टी की गंध घुली हुई थी। मंत्रों की आवाजें जब शुरू हुईं तो मुझे लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ करवट ले रहा हो। हरिदत्त के चेहरे पर पसीना था, उसकी आंखें एक तक उस दिशा में थीं जहां काव्या आखिरी बार दिखाई दी थी। लोग घेरे में खड़े थे, पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक तेज हवा चली, दीपक बुझ गए और एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में एक अजीब सी हंसी गूंजी, जो किसी एक जगह से नहीं बल्कि हर तरफ से आती महसूस हुई। अगले ही पल काव्या दिखाई दी, लेकिन अब वह वैसी नहीं थी जैसी कभी मेरे साथ ट्रक में बैठी थी। उसकी आकृति धुंधली थी, जैसे वह पूरी तरह इस दुनिया की न हो। हरिदत्त ने मंत्र तेज किए, लोगों ने हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही थी। मुझे लगा कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी काव्या पीछे हटी। उसकी आंखें एक पल के लिए मुझसे मिलीं और उस नजर में नफरत नहीं बल्कि ठंडा आत्मविश्वास था। वह बोली कि यह घर उसका ठिकाना नहीं था, बस एक पड़ाव था। उसकी आवाज हवा में घुल गई और अगले ही पल वह जंगल की तरफ भाग गई। किसी ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे में ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। उसके जाते ही सब कुछ शांत हो गया, लेकिन वह शांति राहत नहीं बल्कि खालीपन लेकर आई। मेरा परिवार वहीं जमीन पर बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ। माँ की आंखों में अब भी डर जमी हुई थी। पिता चुपचाप एक ही जगह देखते जा रहे थे और पायल बेसुध पड़ी थी। उसे होश में लाने में घंटों लग गए। जब उसकी आंख खुली तो उसने बस इतना कहा कि अब उसे ठंड नहीं लग रही। उस एक वाक्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे समझ आ गया कि भले ही जान बच गई हो, लेकिन जो कुछ हुआ था उसने हम सबके भीतर कुछ स्थायी छोड़ दिया था। अगले कुछ दिन जैसे किसी और की जिंदगी थी। गांव वालों ने मदद की। हरिदत्त ने दोबारा आकर घर को शुद्ध करने की कोशिश की। मंत्र पढ़े गए, हवन हुआ, लेकिन मुझे हर बार लगता था कि यह सब सिर्फ ऊपर ऊपर है। वर्मा निवास दिन में सामान्य लगता, पर रात होते ही वही सन्नाटा लौट आता। कई बार मुझे वही बदबू महसूस होती जिसे मैं पहचान चुका था। दीवारों को छूता तो लगता जैसे वे ठंडी सांस छोड़ रही हों। माँ अब पूजा करने लगी थी, लेकिन उनके हाथ कांपते रहते। पिता अक्सर आधी रात को उठकर बाहर आंगन में बैठ जाते, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। कुछ हफ्तों बाद मैंने फिर से ट्रक चलाना शुरू किया। घर में रहना अब मुझे डराने लगा था। सड़क पर निकलना आसान नहीं था,
लेकिन वहीं मुझे थोड़ा सुकून मिलता। अंबाला आगरा हाईवे, जो कभी रोजमर्रा का रास्ता था, अब चेतावनी बन चुका था। हर मोड़, हर पेड़ मुझे उस रात की याद दिलाता। काली घाटी मोड़ पास आते ही मेरी सांसें तेज हो जाती। कई बार मैंने वहां सफेद साड़ी जैसी कोई आकृति देखी। कभी वह बस खड़ी रहती, कभी धीरे धीरे सड़क किनारे गायब हो जाती। मैं खुद से कहता कि यह थकान है, लेकिन दिल जानता था कि कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती। एक रात बारिश हो रही थी और सड़क लगभग खाली थी। हेडलाइट की रोशनी में मुझे फिर वही आकृति दिखी। इस बार वह पास थी। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, बस ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। शीशे में देखा तो लगा जैसे वह मुस्कुरा रही हो। उस मुस्कान में डर नहीं था, बल्कि वही पुराना आत्मविश्वास था। मैं समझ गया कि यह मेरा दिमाग नहीं, बल्कि कोई अधूरा सच है जो बार बार सामने आ रहा है। उस रात मैंने पहली बार ट्रक में एक लोहे की रॉड रखी। मुझे नहीं पता था कि उससे लड़ूंगा या खुद को संभालूंगा, लेकिन खाली हाथ रहने की हिम्मत अब नहीं थी। घर लौटने पर परिवार मुझे देखता जैसे मैं किसी और दुनिया से आया हूं। हम सब एक साथ रहते थे, लेकिन पहले जैसा अपनापन नहीं रहा। बातें कम हो गई थीं, हंसी तो जैसे कहीं खो गई थी। पायल अब भी जल्दी डर जाती, माँ हर आवाज पर चौंक जाती और पिता अक्सर खामोश रहते। मैंने समझ लिया था कि कुछ डर शरीर से नहीं, यादों से चिपक जाते हैं। उन्हें मिटाया नहीं जा सकता, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। समय बीतता गया, लेकिन काव्या की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। कई बार अकेले ड्राइव करते हुए मुझे लगता कि पीछे कोई बैठा है। मैं शीशे में देखता, कुछ नहीं होता, लेकिन एहसास बना रहता। हाईवे पर चलते हुए हर अजनबी चेहरा मुझे सावधान कर देता। अब मैं इंसानियत और डर के बीच वह गलती दोबारा नहीं करना चाहता था, लेकिन जानता था कि कभी कभी फैसले अपने आप हो जाते हैं। आज भी जब रात बहुत गहरी होती है और सड़क बहुत सुनसान, तो मुझे लगता है कि वह साया कहीं आसपास है। शायद वह फिर किसी मोड़ पर किसी और का इंतजार कर रहा है। मेरी कहानी यहीं रुकती है, लेकिन वह डर नहीं रुकता। वह बस अगली भूल, अगली रात और अगले सफर का इंतजार करता रहता है। तो ये थी मेरी जिंदगी की वह कहानी, जिसे सुनाने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि कुछ डर कहानियों के साथ खत्म नहीं होते, वे हमारे भीतर जिंदा रह जाते हैं। काली घाटी मोड़, शिवपुरा गांव और वह साया, सब पीछे छूट गया है, लेकिन उनकी परछाइयां आज भी मेरे साथ चलती हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन में एक पल के लिए भी बेचैनी, सन्नाटा या ठंडक भर दी हो, तो समझिए कि यह कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। डार्क पॉडकास्ट पर हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी, रहस्यमयी और सच्चाई के और करीब हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अंधेरे से नजरें चुराते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया तय करती है कि अगली रात आपको कौन सा डर सुनाया जाएगा। मैं रवि वर्मा आपसे यहीं विदा लेता हूं, लेकिन याद रखिए, कुछ कहानियां सुनने के बाद खामोशी भी डराने लगती है। अगली कहानी तक सतर्क रहिए, क्योंकि अंधेरा कभी सोता नहीं।